प्रतिनिधिक लोकतंत्र और संसदीय इतिहास के लिए वर्ष 2020 एक मील का पत्थर था। इस वर्ष निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाने और शासन में भाग लेने के 100 बरस पूरे हुए। पहली बार 1920 की सदियों में देश में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। लेकिन कोविड महामारी की वजह से संसद सत्र आयोजित करना एक बड़ी चुनौती बन गया था। संसद की बैठकों की सुविधा के लिए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दोनों सदनों के महासचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई दौर की चर्चा की। इन्होंने बैठक आयोजित करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल तय करने के लिए गृह मामलों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों के साथ DRDO के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। इसके लिए 9 सितंबर सन 2020 को राज्यसभा के सभापति ने संसद भवन में एक मॉक सत्र आयोजित किया। इस मॉक सत्र के दौरान कई अपरंपरागत सुरक्षात्मक उपायों का परीक्षण किया गया, जिन्हें संसद की बैठक के दौरान महामारी के खतरों से निपटने के लिए अपनाया गया। 252वें और 253वें सत्र को 3 अलग-अलग स्थानों से आयोजित किया गया: राज्यसभा चेंबर, राज्यसभा गैलरी और लोकसभा चेंबर से। इस अभूतपूर्व बहुस्थानीय कामकाज को संभव बनाने के लिए राज्यसभा के सभापति ने लोकसभा चेंबर, गैलरी और लॉबी को परिषद के परिसर की परिभाषा के भीतर लाने का निर्देश जारी किया। संसदीय कामकाज के तेजी से संचालन और बुनियादी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग हो, इसके लिए सभापति ने शनिवार और रविवार को काम करने की व्यवस्था बनाई और खड़े होकर बोलने जैसे परंपरागत तरीकों से छूट दी। इन्होंने संसदीय कार्य मंत्रियों को अपने सहयोगियों की ओर से सदन के पटल पर पेपर रखने के लिए अधिकृत किया। राज्यसभा की बैठकों की अवधि 252वें सत्र में प्रतिदिन 4 घंटे, 253वें सत्र में प्रतिदिन 5 घंटे कर दी गई, जो आमतौर पर 6 घंटे की होती है। इस दौरान राज्यसभा की प्रेस गैलरी में प्रवेश प्रतिबंधित था। सभी संसद सदस्यों, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों का RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। स्वच्छता, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड उपयुक्त व्यवहार को सख्ती से लागू किया गया। कोविड टीका उपलब्ध होने के बाद सांसदों और अधिकारियों को टीका लगवाने की व्यवस्था की गई। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ सांसद और अधिकारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। महामारी के मद्देनजर सभापति ने राज्यसभा के 58 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को अंतर सत्र अवधि में 3 समूहों में सदन के कक्ष में ही शपथ और प्रतिज्ञा की अनुमति देकर सम्मेलन में ढील दी। बजट की कागजी प्रतियों के वितरण की जगह सन 2020-21 के लिए पेपरलेस बजट पेश किया गया। राज्यसभा के विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियों को राज्यसभा के सभापति को वर्चुअली रिपोर्ट पेश करने की अनुमति दी गई। कोरोना की महामारी की गंभीरता का असर संसद के कामकाज पर भी पड़ा। महामारी की वजह से साल 2020 में राज्यसभा की केवल 33 बैठकें हो सकीं, जो 1952 में उच्च सदन की स्थापना के बाद से किसी भी वर्ष की तुलना में सबसे कम रही। बजट सत्र, जो राज्यसभा का 251वां सत्र था, उसमें कटौती करनी पड़ी। इसके बाद हुए मॉनसून सत्र की 8 बैठकें निर्धारित समय से पहले समाप्त कर दी गईं। 2020 के दौरान शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जा सका। 2021 में आयोजित राज्यसभा का 253वां सत्र बजट सत्र था। 8 अप्रैल तक निर्धारित ये सत्र 25 मार्च सन 2021 को ही समाप्त हो गया। राज्यसभा के सभापति के रूप में एम वेंकैया नायडू विभाग से संबंधित संसद की स्थायी संसदीय समितियों के कुशल कामकाज को बढ़ावा देने के हमेशा समर्थक रहे हैं। 1933 में शुरू हुई ये समितियां संसद के महत्वपूर्ण अंगों के रूप में काम करती हैं। ये विधेयकों, अनुदान मांगों, प्रमुख नीतिगत मसलों और अन्य मुद्दों की जांच पड़ताल करती हैं। कुल 24 TRSC में से 8 राज्यसभा के अधीन हैं।
सभापति की समय समय पर निगरानी और सांसदों से समितियों के कामकाज में सुधार की अपील के परिणाम स्वरूप इन समितियों की बैठकों की औसत अवधि पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक रही है। राज्यसभा के 8 DRSC ने सन 2020-21 में औसतन 2 घंटे 15 मिनट के साथ 86 बैठकें की। वहीं सन 2020 में कोविड के चलते लागू प्रतिबंधों के बावजूद पिछले 4 वर्षों में समिति की 386 बैठकों में कुल औसत उपस्थिति 44.95% थी। राज्यसभा की 8 समितियों ने सन 2020-21 के दौरान 69 रिपोर्टें सौंपी, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक हैं। 251वें, 252वें और 253वें सत्र में राज्यसभा ने 57 विधेयकों को पारित किया। अगस्त 2017 में एम वेंकैया नायडू के राज्यसभा सभापति बनने के बाद 10 पूर्ण सत्रों के दौरान 137 विधेयकों में से 46.6% विधेयक पारित हुए। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला मुद्दों जैसे सामाजिक क्षेत्र से संबंधित 49 विधेयक, 43 विधेयक आर्थिक विकास और 17 राज्यों और शासन से संबंधित थे। वहीं 45 धन विधेयक थे। Total of 25 bills have been passed and 6 bills have been introduced. The productivity of the House during this session has been 100.47% as against the scheduled available time of 38 hours and 30 minutes. The actual functional time of the House has been 38 hours and 41 minutes. I am happy to inform you that the new normal of high productivity witnessed during the last 3 sessions has continued during this session as well. As a result, the overall productivity of the last 4 sessions come to a praiseworthy 96.13%. अगस्त 2017 में पदभार ग्रहण करने के बाद से ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के कामकाज में तेजी लाकर उसे एक अलग पहचान देने का लगातार प्रयास किया है। राज्यसभा में 244वें से 253वें सत्र के दौरान कुल 137 विधेयक पारित हुए। इनमें से 76% यानी 104 विधेयक पिछले 5 सत्र में पारित हुए। ये उच्च सदन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सभापति के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। ये भी सभापति की कोशिशों का ही नतीजा है कि सन 2021 के बजट सत्र तक सदन की उत्पादकता बढ़कर 95.82% हो गई, जो सभापति के कार्यकाल के पहले साल यानी सन 2017-18 में मात्र 48.17% थी। सभापति एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में हुए 10 सत्रों में से पिछले 5 सत्रों यानी 249वें से 253वें सत्र के दौरान सदन की औसत उत्पादकता 95% दर्ज की गई। साल 2020-21 के दौरान राज्यसभा ने 44 विधेयकों को पारित किया, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा रहा। सभापति की कोशिशें और नए प्रयोगों ने राज्यसभा की उत्पादकता को पिछले 4 सालों में काफी बढ़ा दिया। ये सन 2017-18 की तुलना में करीब 70% ज्यादा बढ़ा। 14 सितंबर 2020 को हरिवंश राज्यसभा में उपसभापति के पद पर दोबारा निर्वाचित हुए। श्री हरिवंश be chosen as the deputy chairman of Rajya Sabha. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. हरिवंश पहली बार सन 2014 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और पहली बार 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। 9 अप्रैल सन 2020 को हरिवंश का उच्च सदन में उपसभापति के रूप में कार्यकाल पूरा हुआ। 9 फरवरी सन 2021 को राज्यसभा में बेहद भावुक क्षण भी देखने को मिला, जब सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और कश्मीर से चुने गए 3 अन्य सदस्यों मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह मिन्हास और नजीर अहमद लावे को विदाई दी जा रही थी। इस मौके पर सभी दलों के सदस्यों ने अपने सम्मान को जाहिर किया। इस मौके पर सभापति एम वेंकैया नायडू भी सदन में कई विकट परिस्थितियों को सुलझाने में गुलाम नबी आजाद से मिले सहयोग को याद करते हुए भावुक हो गए। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे।
धन्यवाद गुलाम नबी जी. As a member of both the House of Parliament, Sri Ajaz conducted himself in an exemplary manner and has been a role model for the first-time members. He speaks softly but conveys his point of view effectively, which should be the way. During the last 3 years as chairman of this august house, I have benefited richly from the inputs and wise counsel of Sri Ghulam Nabi Azad ji in resolving various difficult situations. As the chairman, I will be missing the service of Sri Azad ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर गुलाम नबी आजाद की जी भर कर तारीफ की। रूंधे हुए गले से बोलते हुए उन्होंने गुलाम नबी को उनके उस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया जब वो जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और उस दौरान गुजराती पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, राज्यसभा टेलीविजन RSTV ने एक मील का पत्थर पार किया जब उसके YouTube सब्सक्राइबर्स की संख्या 5.5 मिलियन हो गई। अगस्त सन 2017 में चैनल के YouTube सब्सक्राइबर्स की संख्या 1 लाख से कम थी, लेकिन उसके बाद से ये लगातार बढ़ रही है। मार्च सन 2021 में RSTV और LSTV को मिलाकर संसद टीवी बनाने का निर्णय लिया गया। ये निर्णय राज्यसभा द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। ये राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू के इच्छा और लगातार प्रयास का ही नतीजा है कि सन 2020 में सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने के लिए भवन का निर्माण शुरू हुआ। ये निर्माण कार्य 8,700 वर्ग मीटर जमीन में से 5,300 वर्ग मीटर भूमि पर बनाया जा रहा है। ये जमीन सन 2003 में अधिग्रहित करने के बाद से खाली पड़ी हुई थी। निर्माण के इस चरण में 50 टाइप 3 फ्लैट और 25 टाइप 4 फ्लैट जुलाई सन 2022 तक बनाए जाएंगे। दूसरे चरण में और अधिक आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी। सभापति ने राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए 26 घरों की व्यवस्था करने के लिए शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री और अधिकारियों के साथ भी बैठकें की। सचिवालय के कर्मचारियों के लिए कार्यकाल के दौरान प्रगति योजना और आर्थिक बढ़ोतरी अनुदान को भी लागू किया गया। सचिवालय के कर्मचारियों और सांसदों के टीकाकरण पूरे होने के बाद संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई सन 2021 से शुरू हो गया। कोविड-19 महामारी के चलते 1 साल बाद सदन की कार्रवाई सामान्य रूप से चलना ये दर्शाता है कि हम सामान्य स्थिति की तरफ लौट रहे हैं।